हे वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज़ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। इसमें हम छोटी-छोटी वीडियोज़ में 1 या 2-2 एजेस को कवर करेंगे, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बहुत ज़रूरी है, एक बेस बनाने के लिए भी और चूँकि हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो उसकी हिस्ट्री पता होना हमें बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो हम स्टार्ट किस टाइम आया, कौन-सा पोएट किस एज को बिलॉन्ग करता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहला जो एज है वो है ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्शन पीरियड, जो कि जिसका टाइम स्पेन था 450 से 1066 तक, ठीक है? इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत होती है वो एंग्लो सेक्शन से ही होती है। एंग्लो सेक्शंस थे ये ट्राइब्स थी 2 जो रोम से आई थी, इसलिए रोमन टच था उनकी लैंग्वेज में, ठीक है? ओल्ड इंग्लिश वाज़ द मिक्सचर ऑफ नेटिव ब्रिटॉनिक और ब्रिदॉनिक लैंग्वेज एंड ट्राइबल जर्मनिक लैंग्वेज। ओल्ड इंग्लिश जो थी वो मिक्सचर थी ब्रिटॉनिक लैंग्वेज की, ट्राइबल जर्मनिक लैंग्वेज की। आज की तरह इंग्लिश नहीं थी ना, और इतनी मुश्किल थी उसे पढ़ना। आज के टाइम के स्कॉलर्स के लिए भी बहुत मुश्किल रहा पढ़ना, क्योंकि वो वर्ड्स इतने अलग-अलग थे। अब चूँकि जो एंग्लो सेक्शन से पहले कुछ ट्राइब्स थी, उनमें से एक था ब्रिटॉन्स, एक ट्राइब थी। ब्रिटॉन्स के नाम पर ही ये ब्रिटॉनिक और ब्रिदॉनिक लैंग्वेज है, और इन्हीं के नाम पर ही शायद ब्रिटेन का नाम भी पड़ा था। तो ये जो पहले की एंग्लो सेक्शंस थे, ये रोम से पहले जर्मनी और उसके आसपास के क्षेत्रों में रह के आए थे, इलाकों में, तो इसलिए इनकी लैंग्वेज में जब ये रोम से इंग्लैंड यानी ब्रिटेन आए, इनकी लैंग्वेज में जर्मनिक टच था। इंग्लिश का लिटरेचर लिखा गया तो उसमें उसका भी टच आया। यानी सीधी-सी बात है, ब्रिटेन में सारी जो ट्राइब्स थी वो अलग-अलग जगह से लोग रह के आए थे, बसे एक जगह, तो जब उन्होंने वहाँ पे लिटरेचर लिखा तो जहाँ-जहाँ वो रहे वहाँ-वहाँ की भाषा का असर उनकी लिटरेचर में आ गया, ठीक है? इसलिए ओल्ड इंग्लिश जो मिक्सचर है वो इतनी सारी लैंग्वेजेस और इनके ट्राइबल लैंग्वेजेस का मिक्सचर है, ठीक है? ये हो गया वो एंग्लो सेक्शन। अब जो इनका लिटरेचर था, स्टार्टिंग में लिखा कुछ भी नहीं जाता था, रिटन फॉर्म में नहीं होता था, सब ओरली होता था और वर्ड्स फॉर्म में होता था, पोएटिक फॉर्म में। गा-गा के सुनाते थे सारे इवेंट्स, रिटन फॉर्म में कुछ भी नहीं था, ठीक है? इसीलिए जो एंग्लो सेक्शंस थे, वो यूज़ करते थे अपने पोएट्री में एलिट्रेशन, सेज़ुरा और कैनिंग्स। एलिट्रेशन पता होगा, अनुप्रास अलंकार होता है, यानी एक ही अल्फ़ाबेट या कॉन्सोनेंट का रिपिटिशन होता है बार-बार एक ही सेंटेंस में। सेज़ुरा एक स्टॉप होता है, जब हम कोई चीज़ गाते हैं तो बीच में जो छोटा-सा स्टॉप लेते हैं, लिटिल पॉज़, वो होता है पॉज़, सेज़ुरा। और कैनिंग्स होता है काइंड ऑफ मेटाफर। मेटाफर जो वो एक फिगर ऑफ स्पीच है, काइंड ऑफ मेटाफर है जो इनडायरेक्टली नेम अ कैरेक्टर और थिंग। सिमिली में सीधे-सीधे नाम डायरेक्टली हम नेम से बात करते हैं, लेकिन मेटाफर में इनडायरेक्टली बात करते हैं। वही कैनिंग सेम थिंग है, ठीक है? और वैसे भी ये सारी चीज़ें पोएट्री में यूज़ होती है, ना कि प्रोज़ में। तो उस टाइम मोस्टली पोएट्री ही उस टाइम ओरली सुनाई जाती थी, ठीक है? प्रोज़ में इतने वर्क्स नहीं लिखे, प्रोज़ में इतना काम नहीं होता था। एंग्लो सेक्शन जो पोएट्री है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हीरोइक पोएट्री, लिरिक पोएट्री और क्रिश्चियन पोएट्री। हीरोइक पोएट्री में सबसे फेमस वर्क है, हीरोइक पोएट्री का ले लो या ओल्ड इंग्लिश के पूरे लिटरेचर का ले लो, जो फेमस वर्क है वो है ब्यूवुल्फ। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ब्यूवुल्फ को फर्स्ट इंग्लिश एपिक पोएम कहा जाता है। फर्स्ट इंग्लिश एपिक पोएम, सबसे पहले लिखी कोई पोएम एपिक, वो ब्यूवुल्फ है, इसलिए इस पे क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। लिरिक पोएट्री में कुछ वर्क्स हैं फेमस, जो है द वॉन्डरर, सीफारर। क्रिश्चियन पोएट्री में है ड्रीम ऑफ द रूड। और कुछ वर्क्स हैं फेमस ओल्ड इंग्लिश पीरियड के, वो है जेनेसिस, एक्सोडस, वाइफ्स लैमेंट और हस्बैंड मैसेज, ठीक है? ये एंग्लो सेक्शन के वर्क्स थे। देखो सीधी सी बात है, इतना पुराना एज है, तो उसमें ज़्यादा लिटरेचर तब डेवलप हुई भी नहीं थी, और जो लिखा गया है वो सारा पता भी नहीं चल पाया, पढ़ नहीं पाए, तो जो लिटरेचर है वो बहुत लिमिटेड है, कम है उस टाइम का लिटरेचर मिला हुआ, ठीक है? पॉपुलर पोइट्स हैं ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड, कैडमन एंड साइनर वुल्फ। ये दोनों बहुत फेमस पोइट्स थे उस टाइम के, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के। एक एक बेड था, वो था राइटर, एक ऑथर थे, ना कि पोइट। उसका एक वर्क बहुत फेमस था, वो था एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। अब आते हैं सेंट ऑगस्टाइन। सेंट ऑगस्टाइन कन्वर्टेड इंग्लैंड टू अ क्रिश्चियन नेशन इन 597 एडी। इनको पूरा क्रेडिट जाता है सेंट ऑगस्टाइन को, इंग्लैंड को क्रिश्चियनिटी देने में, क्योंकि और ये क्रिश्चियनिटी पे भी रोमन ही टच असर था, क्रिश्चियनिटी रोमन से ही आई थी, ठीक है?
किंग एल्फ्रेड द ग्रेट वाज द की फिगर इन एंग्लो सेक्शन प्रोज। उस टाइम में प्रोज ज़्यादा नहीं, प्रोज में लिटरेचर मिलता है, मोस्टली पोइट्री में मिलता है, इसीलिए प्रोज का जो की फिगर है, की नेम है, वो है किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। इन्होंने ही प्रोज में वर्क में कुछ काम किया था। ही स्टार्टेड एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल्स विच कंटिन्यूड फ्रॉम 9th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी। इन्होंने एक काम किया था, वो था एंग्लो सेक्शंस का क्रॉनिकल्स, एंग्लो सेक्शंस का इतिहास बताया था, जो कि था 9 सेंचुरी से 11 सेंचुरी तक का। इन्होंने प्रोज लिखा था। एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स कहते हैं इतिहास को, इतिहास बताए थे एंग्लो सेक्शंस की। ठीक है, अब आता है मिडिल इंग्लिश पीरियड। पूरा ये पीछे हो गया एंग्लो सेक्शन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे भी। अब आता है मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड का टाइम स्पेन जो है वो है 1066 से 1500 तक। ठीक है, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स हो सकते हैं, मतलब सब पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट है अर्ली मिडिल इंग्लिश पीरियड और एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जिसका जो टाइम स्पेन है वो है 1066 से 1350 तक। अब एंग्लो सेक्शन पीरियड तो चला गया, अब ये एंग्लो नॉर्मन पीरियड कैसे आया? क्या हुआ उस टाइम 1066 के आसपास ब्रिटेन के जो किंग थे वो तो हैरोल्ड गॉडविंसन। ठीक है, उनका जो बैटल हुआ था वो हुआ था विलियम द कॉन्करर से। तो उन दोनों के जो युद्ध हुआ उसमें विलियम द कॉन्करर जीत गए और गॉडविंसन हार गए। विलियम द कॉन्करर के जीतने से ही इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में एंग्लो नॉर्मन्स का आना माना जाता है। ठीक है, तो 1066 में जब विलियम ने जीत हासिल की तब से नॉर्मन्स का पीरियड शुरू होता है। एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्टेड विद द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन 1066 एडी। ठीक है, इसमें उन्होंने ब्रिटेन के किंग को हरा दिया, तो नॉर्मन का राज्य तब से चालू हो गया वहाँ पे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंग्लो फ्रेंच पीरियड। अब इसे एंग्लो फ्रेंच पीरियड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये नॉर्मन्स थे, ये ब्रिटेन में आने से पहले फ्रांस में बहुत टाइम तक रह चुके थे। बहुत टाइम तक मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इन्होंने फ्रांस पे राज्य किया। वहाँ पे मैरिजेस की, वहाँ के कल्चर में बिल्कुल ढल गए, वहाँ की लैंग्वेज सीखी, सारा मतलब अपने आप को बिल्कुल फ्रेंच बना लिया। उसके बाद ये ब्रिटेन में आए, तो सारा वहाँ का कल्चर और वहाँ की लैंग्वेज ले आए ब्रिटेन में। ठीक है, अब ब्रिटेन में कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोली जाती थी, सब तरफ बोली जाती थी फ्रेंच। मोस्टली फ्रेंच लैंग्वेज ही बोली जाती थी, इसीलिए इसे एंग्लो फ्रेंच पीरियड कहा जाने लगा। अब जो इंग्लैंड में फ्रेंच थी वो लैंग्वेज वो बहुत कॉमन हो गई, बहुत यूज़ होने लगी, इतनी यूज़ होने लगी कि फ्रेंच लैंग्वेज वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एट द टाइम। उस टाइम फ्रेंच लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई ब्रिटेन की। अपर क्लास पीपल जो थे वो फ्रेंच बोलते थे, इसीलिए उन्हें एंग्लो नॉर्मन्स कहा जाने लगा। ठीक है, और जो नॉर्मन लोग थे, कॉमन पीपल, वो ओल्ड इंग्लिश यूज़ करते थे अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, ये था। इस सेंचुरी चल रही है, इसी में ही यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश्ड हुई थी। तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो इस्टेब्लिश हुई थी 12th सेंचुरी में, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी 13th सेंचुरी में। इस एंग्लो नॉर्मन के पॉपुलर पोइट्स जो थे वो थे जॉफरी ऑफ मॉनमाउथ, लेमन, वेस, पर्ल पोइट। ये कुछ फेमस पोइट्स थे नॉर्मन पीरियड के, और उनके पॉपुलर वर्क्स थे जो काफ़ी पॉपुलर थे। सर गवर्न एंड द ग्रीन नाइट, आउल एंड द नाइटिंगेल, ये बहुत फेमस वर्क्स हैं नॉर्मन पीरियड के। ठीक है, मिडिल इंग्लिश में ही चल रहा है ये। अब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट यानी नॉर्मन पीरियड के बाद आता है द एज ऑफ चौसर, जो कि 1350 से 1400 तक आता है। क्योंकि देखो नॉर्मन पीरियड था वो 1066 से 1350 तक था, और चौसर की एज आती है 1350 से 1400 तक। विद इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड वी हैव द एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर मिडिल इंग्लिश पीरियड में ही आती है। द एज ऑफ चौसर इज द ओपनिंग मूवमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एज ऑफ चौसर को ओपनिंग मूवमेंट माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। क्यों? क्योंकि जैसा अभी आपने देख ही लिया, अब तक पूरे जो ब्रिटेन में बोल वाला था वो था फ्रेंच लैंग्वेज का, हर चीज़ फ्रेंच लैंग्वेज में होती थी, या फिर पुरानी लैंग्वेजेस का असर था जो पहले की थी। लेकिन चौसर ने स्टार्ट किया अच्छे से लिखना इंग्लिश लैंग्वेज को, हालांकि उसमें भी सारे पुराने जो लैंग्वेज थी उनका टच था, वो बहुत सारे उसमें वर्ड्स थे, जैसे फ्रेंच वर्ड्स थे। प्योर इंग्लिश नहीं लिखते थे, बट पहले से बहुत ही प्योरीफाई इंग्लिश लिखी जाने लगी, उन्होंने लिटरेचर लिखा।
इसीलिए इसे ओपनिंग मूवमेंट कहते हैं एज ऑफ चौसर को। जॉफ्री चौसर लिव्ड अंडर द रूल ऑफ 3 किंग्स। जॉफ्री चौसर 3 राजाओं के राज्य में रहे, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। ठीक है, ये इनकी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। 3 किंग्स के रूल्स में इन्होंने सर्वाइव किया। नेक्स्ट पॉइंट है चौसर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु बरीड इन वेस्टमिंस्टर एबे। चौसर पहले पर्सन थे जो वेस्टमिंस्टर एबे में बरी किए गए थे। क्यों? क्योंकि जो वेस्टमिंस्टर एबे है वो यूनाइटेड किंगडम की मोस्ट नोटेबल रिलीजियस बिल्डिंग है और ट्रेडिशनल प्लेस जहाँ पे कोरोनेशन किया जाता है और बरियल किया जाता है। बाद में ये द नोटेबल इवेंट्स ऑफ दिस पीरियड आर, इस टाइम के कुछ नोटेबल इवेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। एक सबसे फर्स्ट है द 100 Years' वॉर। 100 Years' वॉर जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था 1337 से 1453 तक। ये नोटेबल इवेंट फर्स्ट हो गया। सेकंड है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ क्या थी? एक बहुत ही भयंकर प्लेग फैला था रेट से। प्लेग रेट से ही होता है। द ब्यूबनिक प्लेग कॉज्ड बाय रेट्स इन 1348। तो उसमें इतने ज़्यादा लोगों की मौत हुई, इतने ज़्यादा लोगों की, मतलब बहुत सारे लोगों की, तभी इसे ब्लैक डेथ कहा जाने लगा। एक और इवेंट था वो था पीजेंट रिबेलियन। पीजेंट्स का रिवोल्ट था वो था 1381 में। ठीक है, इस टाइम में जो इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ चौसर हैं वो कौन कौन से हैं? द कैंटरबरी टेल्स, द बुक ऑफ डचेस, हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रोलिस एंड क्रिसेड, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। चौसर के अलावा अदर नोटेबल पोइट्स कौन कौन से थे इस एज के? विलियम लॉन्गलैंड जिसका बहुत ही फेमस वर्क था एक पियर्स प्लोमैन, जॉन गोवर। और प्रोज वर्क इन द एज ऑफ चौसर इज, क्योंकि मोस्टली पोइट्री लिखी जाती थी और उस टाइम का सबसे फेमस प्रोज वर्क था वो था जॉन वाइक्लिफ की बाइबल। फेमस प्रोज वर्क भी था, फेमस एक इवेंट भी है। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि क्योंकि जॉन वाइक्लिफ ने लैटिन बाइबल को वर्नाक्युलर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो ये पूछा था किसने ट्रांसलेट किया, किस चीज़ को ट्रांसलेट किया? तो जॉन वाइक्लिफ ट्रांसलेटेड द लैटिन बाइबल इन द वर्नाक्युलर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। टाइप्स ऑफ प्लेज इन दिस पीरियड। इस टाइम में 3 टाइप के प्लेज लिखे जाते थे। मोरालिटी प्लेस, मिरेकल प्लेस, इंटरल्यूड। मोरालिटी प्लेस का एक जो एग्जांपल उस टाइम फेमस जो था वो था एवरीमैन। मोरालिटी प्लेस वही मोरालिटी शो की जाती थी जिसमें वाइसेस और वर्च्यू का इनेक्ट किया जाता था। इस तरह मिरेकल प्लेस थे जो बाइबल की स्टोरीज इनेक्ट की जाती थी जिन्हें प्ले में दिखाया जाता वो था इंटरल्यूड, जो फिलर की तरह काम करता था। अब आता है लास्ट मिडिल इंग्लिश पीरियड और द एज ऑफ रिवाइवल और द 15th सेंचुरी। मिडिल इंग्लिश का ही जो लेट मिडिल इंग्लिश है वो उसका टाइम स्पेन है 1400 से 1516 तक। एज ऑफ रिवाइवल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले कोई खास लिटरेचर में काम नहीं हुआ था, अब धीरे धीरे हो रहा था, इसलिए एज ऑफ रिवाइवल। इस टाइम के नोटेबल इवेंट्स कौन कौन से थे? सबसे पहला था अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। विलियम कैक्सटन नाम के एक पर्सन था जो इंग्लैंड में ब्रिटेन में प्रिंटिंग प्रेस लेके आया 1476 में। इससे बहुत हेल्प मिली आगे जाके इंग्लिश लिटरेचर को। रिफॉर्मेशन बाय मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर का रिफॉर्मेशन भी उस टाइम आया। वो चर्च की जो प्रैक्टिसेस होती थी उसको बहुत क्रिटिसाइज करते थे मार्टिन लूथर। वॉर ऑफ रोजेस। वॉर ऑफ रोजेस इस नाम का एक बैटल हुआ किसके बीच? 2 इंग्लिश रॉयल्टीज के बीच। जो 2 इंग्लिश रॉयल्टीज थी मतलब शाही खानदान दो, कौन कौन से? हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लैंकास्टर। ये 2 शाही खानदान थे इंग्लैंड के, इन दोनों में लड़ाई हुई। उस युद्ध को क्या कहा गया? वॉर ऑफ रोजेस। गद्दी के लिए, थ्रोन के लिए लड़ाई हुई थी। आगे जाके मतलब कौन जीतेगा, जो जीतेगा वो बैठेगा ब्रिटेन की थ्रोन पे। आफ्टर द वॉर ऑफ रोजेस टुडोर डायनेस्टी स्टार्टेड। वॉर ऑफ रोजेस के बाद टुडोर डायनेस्टी का स्टार्ट हुआ जिसमें हेनरी 7th को टुडोर किंग, फर्स्ट टुडोर किंग बने वो हेनरी 7th। ठीक है, उनके सक्सेसर जो थे यानी उनके गद्दी के वारिस उनके बाद जो हुए वो थे हेनरी 8th, जिन्होंने 6 टाइम मैरिज की थी फॉर अ सन, बट ऑल टाइम उनकी डॉटर्स हुई। ठीक है, उनकी 2 वाइफ हैं जिनका यहाँ पे नाम मतलब जो नोटेबल हैं जिनको ध्यान रखना ज़रूरी है। हिज फर्स्ट वाइफ कैथरीन ऑफ एरागॉन गेव बर्थ टू अ डॉटर मैरी। इनकी फर्स्ट वाइफ थी कैथरीन ऑफ एरागॉन जिन्होंने एक डॉटर को बर्थ दिया, वो थी मैरी। हिज सेकेंड वाइफ एनी बेलॉन गेव बर्थ टू एलिजाबेथ, और उनकी सेकेंड वाइफ ने बर्थ दिया
एलिज़ाबेथ को। और ये एलिज़ाबेथ कौन है? वही एलिज़ाबेथ है जो आगे जाके क्वीन एलिज़ाबेथ बनेंगी और जिनके नाम से एक एज भी स्टार्ट होगी, द एलिज़ाबेथन एज, द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये एलिज़ाबेथ वही हैं। इनको अपनी सिस्टर से बहुत ज़्यादा वायलेंस करके, बहुत ज़्यादा मतलब झगड़ा करके मुश्किल में इन दोनों के सिस्टर के बीच, तब एलिज़ाबेथ ने ब्रिटेन की गद्दी हासिल की थी। ठीक है? इस एज के ऑथर्स कौन-कौन से हैं फेमस जो थे? वो थे इरास्मस, थॉमस मूर। थॉमस मूर का फेमस वर्क था यूटोपिया। विलियम टिंडेल, थॉमस मैलोरी। ये 4 कुछ फेमस राइटर्स थे उस टाइम के। ठीक है? ये हो गई हमारी 2 एजेस, मिडिल इंग्लिश सेक्शन या ओल्ड इंग्लिश एज और मिडिल इंग्लिश पीरियड। ठीक है? आज के लिए इतना ही। वैसे भी ये ओल्ड इंग्लिश जो ओल्ड पीरियड्स हैं, इनमें लिटरेचर से का ज़्यादा कुछ है नहीं। लिटरेचर जो इम्प्रूव हुआ वो आगे जाके हुआ, तो जो आगे की एजेस है इसके बाद हम पढ़ेंगे रेनेसा और एलिजाबेथन एज। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।